और मारो राजस्थान में देख लेते हैं 1 बजे की 5 बड़ी खबरें। सबसे पहले बात कांग्रेस की बैठक की। 11 जून को होने वाली महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन पर पार्टी आज शाम 5 बजे रणनीति बनाएगी। सीएम भी इस बैठक में शामिल होंगे। दूसरी बड़ी खबर, गली में खूनी गदर की करेंगे, जहां बाइक सवार कार सवारों ने जानलेवा हमला बोल दिया। तीसरी बड़ी खबर, संपत्ति के लिए संग्राम की। यहाँ एक भाई संपत्ति को लेकर दूसरे भाई की हत्या कर चुका है। चौथी बड़ी खबर, न्यूज 18 की खबर का असर। बूंदी में मीनाक्षी को पालनहार योजना से मदद मिलेगी। पांचवी बड़ी खबर, लापरवाही अनलॉक की। प्रदेश में केस कम हो रहे हैं लेकिन लोग मान नहीं रहे। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के निकल पड़े। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की, जहां उल्लासनगर में एक पति की करतूत का वीडियो सामने आया। देखिए, कुर्सी पर बैठी अपनी पत्नी पर शख्स किस तरह कहर बरपा रहा है। कभी बाल्टी से मारता है, कभी थप्पड़ों से। पति के जुल्मों से पत्नी का बुरा हाल है। वो लगातार रो रही है, रहम करने के लिए बोल रही है, लेकिन ना पति उसे बख्श रहा है और ना घर का अन्य कोई सदस्य उसे बचाने की कोशिश कर रहा है। और पति का कहर यहाँ नहीं थम रहा। पीट कर भी जब इस हैवान पति का पेट नहीं भरा तो उसने अपनी बुजुर्ग पत्नी को कुर्सी से उठाया और फिर जोर से दरवाजे पर दे मारा। इसके बाद फिर उसे थप्पड़ों से अलग मारा। पति की बेरहमी का वीडियो जब सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस एक्शन में आ गई और आरोपी पति गजानंद को गिरफ्तार कर लिया। चला चला मला देऊ, मला गोष्ट द्या. हां मी घेतो, मी तुम्हाला देतो, नका टेन्शन. और ये तस्वीरें देखिए, उनके पति पत्नी दोनों बुजुर्ग, बच्चे और दूसरे लोग भी नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी ने ये ठीक नहीं समझा कि इस बुजुर्ग औरत पर जब ये शख्स हाथ उठा रहा है तो बीच बचाव किया जाए, रोका जाए। और जो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, यकीनन या तो वो इस बुजुर्ग दंपत्ति के बहू होगी या बेटी होगी, छोटे बच्चे भी नजर आ रहे हैं, लेकिन किसी ने भी इस बुजुर्ग महिला पर होते हुए जुर्म को रोकने की कोशिश नहीं की। और ये तस्वीरें जब वायरल हुई उसके बाद पुलिस एक्शन में आई और इस बुजुर्ग पति को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि झगड़े की वजह क्या थी, लेकिन सबसे खेदजनक बात इस पूरे वीडियो में जो कही जाएगी वो ये कि जो लोग आसपास थे, इर्द गिर्द मौजूद थे, उनमें से किसी ने भी इस झगड़े को रोकने की कोशिश नहीं की। अगर घर का कोई सदस्य दोनों के बीच में आता तो शायद इस बुजुर्ग महिला पर हो रही इस प्रताड़ना को रोका जा सकता था। आपने हाथी को गन्ने खाते देखा होगा, केला भी खाते हुए देखा होगा और भी कई चीजें अक्सर हाथी खाते हैं, लेकिन क्या कभी हेलमेट खाते हुए आपने किसी हाथी को देखा है? चौंक गए। लेकिन असम से आई इस तस्वीर को देखिए। सड़क पर एक बाइक खड़ी है, उस पर हेलमेट टंगा हुआ है। तभी हाथी बाइक के पास पहुंचा, फिर बाइक से हेलमेट उठाता है, फिर देखिए कैसे अपने मुंह में रख लेता है, फिर अपने रास्ते चलते बनता है। लोग दूर से ही हाथी के हेलमेट खाने का वीडियो बनाते रहे। हेलमेट तोड़ देगा, निकालना चाहिए, ध्यान में नहीं था। अरे साला, अरे क्या होगा? वो गाड़ी को कुछ नहीं है, लगा हेलमेट तोड़ देगा। और बुलेटिन में अब बात उन 3 खबरों की जिसे देखने के बाद आप भी यही कहेंगे, मरुधरा में ये क्या हो रहा है। पहले बात दौसा की, जहां जमीन के लिए हुई जंग में 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। वहीं 12 में संपत्ति के लिए एक भाई ने दूसरे भाई को मौत के घाट उतार दिया। साथ ही तीसरी तस्वीर भी 12 से है। यहाँ एक कलयुगी बेटे ने अपने ही पिता को चाकुओं से गोद डाला।
दौसा में जमीन के लिए हुई जंग में 12 से ज्यादा लोग घायल हो गए। घटना सोडाला बासड़ा गांव की है, जहां जमीन के विवाद में दो गुटों में खूनी संघर्ष हो गया। दोनों पक्षों ने लाठी डंडों के साथ साथ धारदार हथियारों से भी एक दूसरे पर हमला किया, जिसमें 12 लोग घायल हुए। सभी घायलों को बांदीकुई अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। दो पक्षों में लड़ाई झगड़ा हो गया है। सूचना पर मैं पुलिस जाब्ते को लेकर वहाँ पर पहुँचा। दोनों पक्ष घायल अवस्था में वहाँ मौके पर पड़े हुए मिले। दोनों पक्षों से मालूमात किया तो जमीन विवाद होना बताया। दोनों पक्षों के 16 आदमियों को लेकर हॉस्पिटल पानी को लेकर आया, जिनका इलाज कराया गया। इनमें से 10 लोग गंभीर घायल होने पर उनको हायर सेंटर इलाज हेतु रेफर डॉक्टर साहब ने कर दिया है, जिनका बाकी बच्चे शेष लोगों का इलाज CHC बांदीकुई में। 12 में संपत्ति विवाद में भाई ने भाई की हत्या कर दी। घटना कोतवाली थाना इलाके के मंडोला गांव की है। पुलिस के मुताबिक लोहारिया के रहने वाले राजेंद्र नागर और दिनेश नागर में संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। बड़ा भाई राजेंद्र नागर 12 में किराए के मकान में रहता था, जबकि छोटा भाई गांव में। अचानक दोनों की मुलाकात मंडोला के भोजनालय में हो गई, जहां दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। इस दौरान दिनेश नागर ने ट्रैक्टर से बड़े भाई राजेंद्र नागर को कुचल दिया। आज ये दोनों अकस्मात एक ही जगह मंडला में ढाबा वहाँ खाना खाने चले गए। खाना खाने के दौरान इन दोनों में कोई विवाद हो गया। विवाद के बाद जो राजेंद्र है बड़ा भाई, वो इस छोटे भाई के पीछे लकड़ी लेके दौड़ा। ये छोटा भाई दिनेश ट्रैक्टर में जा बैठा और खेत में ट्रैक्टर घुमा रहा था। घुमाने के दौरान बड़ा भाई ट्रैक्टर की चपेट में आ गया, जिससे उसकी 12 के कवाई थाना क्षेत्र में कलयुगी बेटे ने अपने पिता के सीने में खंजर से वार कर जान ले ली। मिली जानकारी के मुताबिक कवाई थाना क्षेत्र के अंबेडकर कॉलोनी में रहने वाले परिवार के एक बेटे ने अपने ही पिता की चाकू मारकर जान ले ली। दरअसल 50 वर्षीय प्रताप अपनी टापरी में खाना खा रहा था, तभी उसके दामाद ने टपरी की लाइट के तार हटा दिए। इस बात पर प्रताप का अपने बेटे भैयालाल से झगड़ा हो गया। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि बेटे ने चाकू निकालकर अपने ही पिता पर वार कर दिया। लहूलुहान प्रताप को अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टर उसकी जान नहीं बचा सके। पुलिस ने आरोपी बेटे को 4 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया। अंबेडकर कॉलोनी के अंदर एक युवक ने कहासुनी अपने जीजा जी से कहासुनी होने पर अपने बाप के टोकने पर उस बाप को चाकू से भून दिया और उसके बाप की हत्या कर दी। इस घटना पर मुकदमा दर्ज करके आरोपी युवक को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी युवक से अनुसंधान जारी है। अब खबर धौलपुर से, जहां बदमाशों ने सरेआम कहर बरपाया और आराम से फरार हो गए। रात का अंधेरा और जानलेवा अटैक, तस्वीरें ऐसी कि दिल दहल जाए। कुछ करना तो दूर की बात, जिसने देखा वो कांप उठा। दूर से ही इस दरिंदगी को देखता रहा और सरेआम 4 बदमाश इन लोगों पर कहर बरपाते रहे। सीसीटीवी में कैद हुआ ये खौफनाक कहर धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र के बलराम बिहार कॉलोनी का है। ये वारदात 2 दिन पुरानी बताई जा रही है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब शुरुआत से इस बेरहमी की दास्तां को ध्यान से देखिए। रात के अंधेरे में गली में घात लगाकर खड़े हैं ये 4 बदमाश। हमले की तैयारी पूरी, हाथ में डंडे, सरिया और हाकी इनके मंसूबों को बयां कर रही हैं। इंतजार खत्म होता है, इनको एक बाइक आती दिखाई देती है और ये तुरंत चौकन्ने हो जाते हैं, एक्शन में आ जाते हैं। इस बाइक को घेर लेते हैं। बाइक सवार युवक कुछ समझ पाते उससे पहले ये बदमाश बेरहमी से इनको पीटने लगते हैं। दोनों युवकों पर चारों बदमाश डंडे, सरिया और हॉकी से कहर बरपाते रहते हैं। पूरे 40 सेकंड तक सरेआम 2 युवक नॉन स्टॉप दरिंदगी का शिकार होते हैं। इस बीच कुछ लोग मौके पर पहुंचते भी हैं, लेकिन इनको रोकने की हिमाकत कोई नहीं कर पाता। अपनी खुन्नस निकालने के बाद ये चारों बदमाश इस कार से आराम से फरार भी हो जाते हैं।
इस जानलेवा अटैक के बाद पीड़ित शिव नारायण सिसोदिया के भाई ने निहालगंज थाने में आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश में जुट गई है, लेकिन गली में खूनी गदर के बाद इलाके के लोग खौफ से भर गए हैं। धौलपुर से न्यूज 18 के लिए हरिवीर की रिपोर्ट। बारा में चोरी के आरोप में युवक की बेरहमी से पिटाई की गई। पिटाई का यह वीडियो वायरल हो चुका है। बारा से हैरान करने वाली एक तस्वीर सामने आई। वहां अनाज मंडी में चोरी के आरोप में एक आदमी की बेरहमी से पिटाई की गई। बताया गया है कि जिसको पीटा गया वो मंडी से किसी की जीन्स चुराने की कोशिश कर रहा था और तभी लोगों की नजर उस पर पड़ गई और फिर वहां मौजूद भीड़ उस निहत्थे आदमी पर टूट पड़ी। बात उसके साथ मारपीट तक ही नहीं रुकी, वहां से सामने आई एक तस्वीर में कुछ लोग उसके कपड़े भी फाड़ते नजर आए। यही नहीं, ऐसा करने के लिए आसपास खड़े कुछ लोग बाकियों को उकसाते भी सुने गए। वो आदमी वहां मौजूद लोगों से खुद को छोड़ने की गुहार लगाता रहा। काफी मिन्नतें की, लेकिन भीड़ पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसके कपड़े फाड़ने के बाद भी सभी ने उसे वहां से नंगा दौड़ा दिया। इससे पहले उस आदमी के एक साथी के साथ भी मंडी में मौजूद लोगों ने ऐसा ही किया था। और अब बात भरतपुर की, जहां आज हम आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जो आपको हैरान कर देगी। तस्वीरें हैरान करने वाली हैं, परेशान करने वाली हैं। जिंदगी को दांव पर जिस तरह से लगाया है इन लोगों ने, उसे देखकर तो यही लगता है इन्हें ना तो अपनों की फिक्र है न मौत का खौफ। यमराज को निमंत्रण कार्ड भेजने वाली ये तस्वीरें भरतपुर से सामने आई हैं। आप देख सकते हैं किस कदर एक नहीं कई लोग ट्रैक्टर के आगे लगे बम्पर पर सफर कर रहे हैं। खास बात यह है कि जिस ट्रैक्टर पर सवार हुए हैं उसकी ट्रॉली भी कम दैत्य आकार नहीं है। कपड़ों से घेरकर उसमें क्षमता से कई गुना अधिक माल लोड किया गया है। इस लोडिंग से ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ता है, लिहाजा ट्रैक्टर ड्राइवर संतुलन बनाए रखने के लिए ट्रैक्टर के बम्पर पर 3-3, 4-4 लोगों को बिठा देते हैं। आपको बता दें कि भरतपुर की सड़कों पर आए दिन ऐसे ट्रैक्टर काल बनकर दौड़ते रहते हैं, लेकिन ना तो इन्हें कोई रोकता है और ना प्रशासन को इनसे कोई मतलब है। राजसमंद में रफ्तार का कहर देखने को मिला। यहां राजनगर थाना इलाके में डंपर और ट्रक की टक्कर में खलासी की मौत हो गई, जबकि ट्रक और डंपर के चालक घायल हो गए। हालांकि हादसे के बाद डंपर चालक मौके से फरार हो गया। इस हादसे के कारण हाईवे पर जाम लग गया। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त गाड़ियों को सड़क से हटाकर जाम खत्म करवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। और चलिए अब बात अस्पताल की लापरवाही की। मरीजों को दी जाने वाली दवा इंजेक्शन की बड़ी खेप कचरे के ढेर में मिली। पहली तस्वीर चौमू की है, यहां कूड़े के ढेर में दवा मिली है, और दूसरी तस्वीर कल की है, झालावाड़ में सड़क किनारे ये मेडिसिन मिली है। और अब आपको ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जो प्रशासन की लापरवाही को बयान कर रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। कोटपुतली के चौमू से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किसी ने बड़ी लापरवाही से बड़ी संख्या में दवाइयों को खुले में फेंक दिया है। कचरों के पास फेंकी गई ये दवा एक्सपायरी डेट की है, लेकिन जिस तरह से इन्हें फेंका गया है उससे इस बात की आशंका जताई जा रही है कि अलग अलग दवाइयों के मिक्स होने और उनके मिट्टी में मिलने की वजह से ये जहरीली हो जाएगी और इसकी वजह से जानवरों के साथ साथ इंसानों की सेहत पर भी बुरा असर पड़ेगा। बताया जा रहा है कि अस्पताल या किसी मेडिसिन शॉप वाले ने एक्सपायरी डेट की दवाइयां शहर के बस स्टैंड के पास प्राचीन नहर के किनारे कचरे के ढेर के पास फेंक दी हैं। इन दवाइयों को इस कदर खुले में देख यहाँ के लोग परेशान हैं और इन्हें लेकर चिकित्सा विभाग के साथ साथ पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठ रहे हैं।
जो ये हमारे आप ये जो नहर देख रहे हो, इसमें प्रशासन की घोर लापरवाही देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो एक्सपायर डेट की जितनी भी दवाइयाँ हैं, यहाँ पे मतलब कूड़ादान समझ के यहाँ पे डाल के जा रहे हैं, और यहाँ पे पब्लिक इतनी परेशान हो रही है कि आपको बता नहीं सकते। हवा के साथ मतलब बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है। हमारे पशु यहाँ डाल दिए जाते हैं। यहाँ के जितने भी बाशिंदे हम लोग यहाँ रह रहे हैं, इससे इतने ज़्यादा परेशान है कि हमारे यहाँ पर सांस लेना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। और ब्रेक के बाद देखेंगे मरुधरा में लापरवाही अनलॉक। और जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। शाम 5 बजे कांग्रेस की बैठक होने जा रही है। प्रदर्शन पर अब रणनीति बनाई जाएगी। 11 जून को कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। महंगाई को लेकर विरोध किया जाएगा। वर्चुअली सभी नेता जुड़ेंगे। पीसीसी चीफ की अध्यक्षता में मीटिंग हो रही है। बैठक में सीएम भी शामिल हो सकते हैं। पेट्रोल पंप पर भी विरोध प्रदर्शन होगा। तो आज शाम 5 बजे कांग्रेस की बैठक में महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन, वर्चुअली इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में बैठक होगी। कयास लगाए जा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। और ये खबर किसानों से जुड़ी हुई है। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना के प्रारूप को मंजूरी मिल गई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मंजूरी दी है। पात्र कृषि उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 1000 रुपए अनुदान मिलेगा। मीटर्ड कृषि उपभोक्ताओं को बिजली के बिल पर यह अनुदान मिलेगा। अधिकतम 12,000 रुपए प्रतिवर्ष अनुदान दिया जाएगा। प्रतिवर्ष 1450 करोड़ रुपए वित्तीय भार आएगा। मई 2021 से ये योजना का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर, 2 चेयरमैन और 1 पार्षद के निलंबन को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल जारी है। आज बीकानेर में बीजेपी के पूर्व पार्षदों ने काले गुब्बारे उड़ाकर विरोध प्रदर्शन किया। ये सभी प्रदर्शनकारी गांधी पार्क के पास इकट्ठा हुए। सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए काले गुब्बारों के साथ प्रदर्शन किया। इनका कहना था कि मेयर सौम्या गुर्जर को अलोकतांत्रिक तरीके से हटाया गया है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस सरकार ने जिस प्रकार अलोकतांत्रिक गतिविधि से भाजपा की मेयर को हटाया है, वो बिल्कुल अशोभनीय है। लोकतंत्र में इस तरह की हरकतें राजस्थान में पहली बार हुई है। इतिहास में ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। तो हमारी ये मांग है कि इस लोकतंत्र बहाली की जाए और इस तरह के जो अनैतिक कार्य जो लोकतंत्र में हो रहे हैं, जिससे जनता का विश्वास सरकार के ऊपर से उठ रहा है, इस तरह के कार्य नहीं हो। राजसमंद जिले के घाटी पंचायत के रावों का खेड़ा बंजारा बस्ती में पेयजल संकट गहराता जा रहा है, जिससे महिलाओं को पानी के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। मिली जानकारी के मुताबिक गांव में 100 घरों की बस्ती है। 3 हैंडपंप है, जिसमें से 2 हैंडपंप का पानी खराब और पीने लायक नहीं है। ऐसे में सड़क किनारे लगे हैंडपंप की गाँव वालों के लिए सहारा है, जिस पर दिन भर लोगों की भीड़ लगी रहती है। पानी की व्यवस्था तो सर है। एक तो 4 लेन पे हेड पे वही 4 लेन पे जामा पानी ले बने। एक बंदर बस्ती में खारू पानी है। तो या सब ये बहुत पानी की घणो दुख है। और कोई मांगे और किसी नहीं मांगे, पानी गारो चाहिए। और बूंदी में खबर का दमदार असर हुआ। न्यूज 18 की खबर का यह असर है। मासूम मीनाक्षी को मदद मिली है। मीनाक्षी के घर अब प्रशासन पहुंच चुका है। पालनहार योजना से उसे मदद पहुंचाई जा रही है। ठेले पर चारा मित्रों, आप सभी का स्वागत है। शुरू करें ना। मित्रों, आप सभी का स्वागत है।
आज जतिन प्रसाद जी हमारे बीच में हैं। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी की नीति हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो रहे हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। जतिन प्रसाद जी, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश के बड़े कद्दावर नेता हैं। आप पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं। कांग्रेस संगठन में कई विभिन्न पदों में आपने कार्य किया है। आपके पिताजी स्वर्गीय जितेंद्र प्रसाद जी उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े नेता रहे हैं। हम आपका स्वागत करते हैं भारतीय जनता पार्टी में। और मैं आदरणीय पीयूष गोयल जी जो आज हमारे मध्य हैं, उनसे मैं आग्रह करता हूं कि वह श्री जतिन प्रसाद जी को पार्टी की सदस्यता दिलाएं और पार्टी की सदस्यता की पर्ची उनको सौंपे। आदरणीय पीयूष गोयल जी बुके देके आपका स्वागत करें। इस अवसर पर मैं केंद्रीय मंत्री आदरणीय पीयूष गोयल जी से आग्रह करूंगा कि जतिन प्रसाद जी का शब्दों के माध्यम से स्वागत करें। आदरणीय पीयूष गोयल जी। धन्यवाद अनिल जी। माननीय जतिन प्रसाद जी ने बहुत ही छोटी आयु से उत्तर प्रदेश की सेवा में अपना पूरा जीवन झोंक दिया। मुझे अभी भी याद है, शायद इनकी उम्र शायद सिर्फ 27 वर्ष की थी जब आकाशात्मक एकदम सडनली उनके पूज्य पिताजी का देहांत हुआ। और ये मुंबई में तब काम करा करते थे, बहुत अच्छी पद पर थे। दून स्कूल से पढ़ाई की, श्री राम कॉलेज से, दिल्ली के विख्यात कॉलेज से पढ़ने के बाद MBA करने के बाद अपने काम में लगे थे। जब बहुत छोटी उम्र में उनको परिवार को ये धक्का पड़ा, लेकिन छोटी आयु में भी उन्होंने जिस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश में दौरा किया, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में जाके अपनी प्रतिभा से, अपने काम से लोगों का दिल जीता। 2 बार पार्लियामेंट में अच्छे मतों से जीते। पहली बार शाहजहांपुर से 2004 में, और जिस प्रकार से उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बहुत प्रमुख भूमिका वर्षों वर्षों तक निभाई, वो हम सब देखा करते थे। इनके पिताजी का भी बहुत बड़ा योगदान था वर्षों वर्षों तक कांग्रेस में, और कांग्रेस पार्टी हो, कांग्रेस की सरकारें हो, उसमें बिना कोई पद के उन्होंने जिस प्रकार से सेवा करी थी देश की, वो हम सब भली भांति याद करते हैं। केंद्र सरकार में भी मेरे मित्र जितेंद्र जी अलग अलग विभागों को देख चुके हैं। मिनिस्टर के नाते काफी बड़ा अनुभव है उनका, चाहे वो इस्पात मंत्रालय हो, चाहे पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस हो, चाहे वो सड़क परिवहन हो, या
एजुकेशन मिनिस्ट्री, चारों में उन्होंने अपनी छाप छोड़ी थी। मुझे तो एक पर्सनल अनुभव भी है। मैं याद करता हूं कि जब ये पहले कांग्रेस की सरकार थी तब इन्होंने बहुत प्रयत्न करके उत्तर प्रदेश में अपने क्षेत्र में एक मीटर गेज से ब्रॉड गेज लाइन कन्वर्जन स्वीकृत तो करा पाई, लेकिन उसको गति नहीं दिलवा पाए थे कि वो जल्द से जल्द खत्म हो, जल्द से जल्द वो पूरा हो काम। मोदी जी की सरकार 2014 में आए, तब ये सांसद नहीं रहे, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता की सुविधाएं सुधरे, उत्तर प्रदेश में अपने क्षेत्र में काम चालू रहे, उसके लिए लगातार पीछे पड़े रहे और रेल मंत्रालय के पीछे ऐसा पड़े रहे कि उन्होंने उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करवाया मोदी सरकार आने के बाद। तो एक प्रकार से ऐसे युवा नेता, जमीन से जुड़े हुए नेता, लोकप्रिय नेता और जिनकी प्राथमिकता समाज सेवा रही हो, जिनको देश के प्रति प्रेम हो, ऐसे एक बहुत ही कद्दावर नेता, जैसे अनिल जी ने कहा, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जिनका बहुत बड़ी भूमिका आगे मैं देख पा रहा हूं, ऐसे श्री जितेंद्र प्रसाद जी हम सबको आज हमारी पार्टी के साथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के साथ, श्री जेपी नड्डा जी की अध्यक्षता में भारतीय जनता पार्टी में जुड़ रहे हैं। मैं इनका तहे दिल से स्वागत करता हूं और मुझे विश्वास है कि इनके आगमन से पार्टी को भी बल मिलेगा और जितेंद्र प्रसाद जी को देश सेवा, समाज सेवा के लिए एक अच्छा मौका मिलेगा। जितेंद्र जी, आप भी कुछ कहना चाहें? बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पीयूष गोयल जी, आपने जो मेरे बारे में जो वक्तव्य रखा। अनिल बलूनी जी, आपका भी धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं आज के इस दिन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, इस देश के कर्मयोगी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी और समस्त भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व का मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं कि उन्होंने आज इस भारतीय जनता पार्टी परिवार में मुझे सदस्यता और सम्मान दिया है। और ये मेरे राजनीतिक जीवन का एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। जैसे कि आप जानते हैं, मेरा कांग्रेस पार्टी से 3 पीढ़ियों का साथ रहा है। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय जो मैंने लिया है, बहुत विचार मंथन और सोच के बाद मैं इस फैसले पे पहुंचा हूं। और सवाल ये नहीं है आज कि मैं किस दल को छोड़ के आ रहा हूं, मगर सवाल ये है कि किस दल में जा रहा हूं और क्यों जा रहा हूं। ये मैंने पिछले कुछ वर्षों से, 8-10 सालों से महसूस किया है अपने अनुभव में, राजनीतिक जीवन में, लोगों से मिलकर भ्रमण करके देश भर में, कि अगर आज कोई इस देश में असली माने में कोई राजनीतिक दल है जो संस्थागत इंस्टीट्यूशनल दल है, वो भारतीय जनता पार्टी है। बाकी दल तो व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के हो गए, मगर राष्ट्रीय दल के नाम पे अगर आज भारत में कोई दल है तो भारतीय जनता पार्टी है। और जिस चुनौतियां और परिस्थितियों से हमारा देश और विदेश में भी, हमारी सीमाओं पे भी जो चुनौतियों का सामना कर रहा है, उसके लिए अगर आज इस देश हित में कोई दल और कोई नेता सबसे उपयुक्त और मजबूती के साथ खड़ा है देश हित में, तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये जो दशक है, ये भी मैंने एक वक्तव्य सुना था प्रधानमंत्री जी का, निर्णायक होगा भारत के लिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए।
भारत विश्व पटल पे क्या भूमिका निभाएगा वो यहाँ सरकार तय करेगी और नेतृत्व तय करेगा। और प्रधानमंत्री जी रात दिन भारत की सेवा में निस्वार्थ लगे हुए हैं। हम देखते आए हैं, हमने चुनौतियों का सामना भी किया है, जनता ने हमें दरकिनार भी किया है, तो हम जानते हैं कि उनके प्रति देश की भावना क्या है प्रधानमंत्री जी के प्रति। और वो जो नए भारत का निर्माण कर रहे हैं उसमें मुझे भी एक सदस्यता जो आज मैंने ग्रहण की है भारतीय जनता पार्टी की, एक योगदान छोटा सा करने का भारत के प्रति, भारत की जनता की आने वाली पीढ़ियों के प्रति करने का अवसर मिलेगा। ये मैंने विचार करके इस निर्णय पे पहुंचा। कल्याणकारी योजनाएं तो प्रधानमंत्री जी ने की हैं जो गांव-गांव हम देखते हैं, चाहे विद्युतीकरण हो, शौचालय हो, गैस योजना हो, तमाम उन गरीबों का ध्यान रखा है और उन लोगों का ध्यान रखा है जो असली में जरूरतमंद है।